नमस्कार दोस्तों। आज साहित्यकार महेंद्र भानावत पढ़ेंगे। महेंद्र भानावत उदयपुर के रहने वाले थे। महेंद्र भानावत को प्रेम पर आधारित रचनाओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त थी। यानी महेंद्र भानावत जो थे वो प्रेम पर आधारित तमाम रचनाएं लिखा करते थे। इनकी रचनाओं में गहरो फूल गुलाब को बेहद ही महत्वपूर्ण रचना है। गहरो फूल गुलाब को, मरवड़ माड़े माड़वा, अबूझा राजस्थान, ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं। गहरो फूल गुलाब को, मरवड़ मांडे मांडड़ा, ये जो हैं इनकी 3 रचनाएं हैं महेंद्र भानावत की। इन्हें प्रेम के आधारित रचनाएं लिखने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त थी। मारवाड़ रत्न कोमल कोठारी 2022, मारवाड़ रत्न कोमल कोठारी 2022 महेंद्र भानावत को दिया गया था। राजस्थान में प्रेम का राजा घनानंद को माना जाता है। याद रखना, प्रेम की रचनाएं महेंद्र भानावत ने लिखी हैं, लेकिन राजस्थान में प्रेम का राजा जो है वो घनानंद को माना गया है। घनानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है इश्क लता तथा विरह लीला। इन 2 रचनाओं के लिए इन्हें राजस्थान का प्रेम का राजा कहा जाता है। अगले जो साहित्यकार हैं उनका नाम है चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली नोहर हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। इनकी रचनाएं बादली, यह आधुनिक राजस्थान की प्रथम रचना मानी जाती है। बादली आधुनिक राजस्थान की प्रथम रचना मानी जाती है। किसने लिखी है? चंद्र सिंह बिरकाली ने। बादली की तुलना कालिदास के ग्रंथ मेघदूत से की जाती है। बादली की तुलना कालिदास के ग्रंथ मेघदूत से की जाती है। चंद्र सिंह बिरकाली की अन्य रचनाओं में लू, बसंत, सांझ, कालजे की कौर, उड़ीक पुराण, कह मुकरी, डाफर, ये कई इनकी रचनाएं हैं। किसकी? चंद्र सिंह बिरकाली की। चंद्र सिंह बिरकाली की। उड़ीक पुराण रचना के लिए चंद्र सिंह बिरकाली को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था। कौन सी रचना के लिए? उड़ीक पुराण के लिए इनको कौन सी पुरस्कार दिया गया था? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार। किसको दिया गया था? चंद्र सिंह बिरकाली को। अगले साहित्यकार हैं हमारे बाकीदास आशिया। बाकीदास आशिया जोधपुर के रहने वाले थे। यह जोधपुर शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। बाकीदास आशिया अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी रचनाएं लिखते थे, जिसमें आयो अंग्रेज इन मुल्क रे ऊपर इनका प्रमुख गीत माना जाता है। बाकीदास आशिया का प्रमुख गीत कौन सा है? आयो अंग्रेज इन मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज इन मुल्क रे ऊपर, यह इनका क्या माना जाता है? प्रमुख गीत माना जाता है। बाकीदास आशिया की अन्य रचनाओं में कुकवी बत्तीसी, कौन सी है? कुकवी बत्तीसी। इस रचना में डिंगल शब्द का पहली बार प्रयोग मिलता है। बाकीदास आशिया के द्वारा लिखी गई किताब कुकवी बत्तीसी में पहली बार हमें डिंगल शब्द लिखा मिलता है। यानी डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमें किस रचना में मिलता है? कुकवी बत्तीसी में। यह कुकवी बत्तीसी किसने लिखी थी? बाकीदास आशिया ने लिखी थी। मान जैसो मंडन, दातार बामनी, नीति मंजरी, माकी दासरी ख्यात आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अंग्रेज़ों को मीठा ठग शंकरदान सामोर। अंग्रेज़ों को मीठा ठग किसने कहा था? शंकरदान सामोर। 1 मिनट, इसको मैं बैक कर लूँ। अंग्रेज़ों को मीठा ठग शंकरदान सामोर ने कहा था। यह मूलतः बोबासा गांव चूरू के रहने वाले थे। कौन? शंकरदान सामोर ने अंग्रेज़ों को क्या कहा था? मीठा ठग कहा था। इनकी प्रमुख रचना
देश दर्पण है। देश दर्पण किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? यह है शंकरदान सामोर की। शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को बोला था मीठा ठग। अगली साहित्यकार जो है वो है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ गई ये रहा, हाँ। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जो है वे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इनके बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का जन्म 1916 में देवगढ़ राजसमंद में हुआ था। इनका उपनाम रानी जी। क्या नाम है इनका उपनाम? रानी जी। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का क्या नाम है? रानी जी उपनाम है। 1978 में विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन न्यूयॉर्क, ये गलत लिख गया यहाँ, न्यूयॉर्क है। विश्व समस्तीकरण नहीं, विश्व निरस्त्रीकरण भी बोलते हैं इसको, स्त्री ये गलत लिखा है यहाँ, ये भी स्त्री है। निरस्त्रीकरण सम्मेलन जो न्यूयॉर्क में हुआ था उसकी अध्यक्षता लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत के द्वारा की गई थी। यह एकमात्र भारतीय महिला थी जिन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न आ जाए कि भारत की एकमात्र महिला जिन्होंने विश्व स्तरीय निरस्त्रीकरण सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी, तो उनका नाम है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। कब की थी? 1978 में। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन प्रत्येक 20 वर्ष के बाद आयोजित होता है, यानी यह हर 20 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इसमें महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर चिंतन मनन किया जाता है। नेक्स्ट, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को 1979 में नेहरू सोवियत पुरस्कार, बेहद ही महत्वपूर्ण है, नेहरू सोवियत पुरस्कार, ये इनका पुरस्कार था, नेहरू सोवियत पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है वह भारत और रूस दोनों मिलकर देते हैं। इनकी रचनाओं का गजवड़ नाम से राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने के लिए दिया गया था। ऋषि रचनाओं का किसमें? रूसी रचनाओं का, ये गलत दिया है। फिर यहाँ देखो, फिर गड़बड़ है, रूसी नहीं है ये, ऋषि नहीं है, रूसी है, रूसी रचनाओं का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करने के लिए नेहरू सोवियत पुरस्कार 1979 में प्राप्त करने वाली महिला लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 1984 में लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को पद्मश्री दिया जा चुका है। यह भी मोस्ट है, यह पद्मश्री से सम्मानित महिला है। कब दिया गया था इनको पद्मश्री? तो इनको जो पद्मश्री है, एक मिनट, क्या हो गया, इनको जो पद्मश्री दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को, इसमें बड़ा गलत चलता है, यह दिया गया था 1984 को। कब दिया गया था? 1984 को। ठीक है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत का निधन 2004 में हो चुका था, जबकि 2012 में क्या है इसका, बंद हो गई है। हाँ, कहाँ थे हम? 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न दिया गया था। किसको? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो पहली महिला साहित्यकार थीं वह लक्ष्मी कुमार चूड़ावत थीं। इन्हीं ने राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा बनाने के लिए पहली बार मांग उठाई थी, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। ठीक है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने भाषा आंदोलन, बेहद महत्वपूर्ण है, भाषा आंदोलन किसने चलाया था? तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने चलाया था। इनकी अन्य रचनाओं में साबास म्यारी जू का मतलब होता है सास, मझली का मतलब होता है बीच की, शांति के लिए संघर्ष, टाबरारी बात, टाबरा माने होता है बालकों की बात, हुंकार दोसा, बाबू जी की बात,
और मूमल। इनकी मूमल जो है याद रखने वाली बात बहुत है। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है, तो वह मूमल मानी जाती है। ये बहुत मोस्ट है, कई बार आ भी चुकी है। इनकी रचना का नाम क्या है, मूमल। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की यह प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि राजस्थान में कौन कौन से आंदोलन हैं जो चले हैं और कब कब चले हैं। तो प्रमुखतः आंदोलनों के बारे में इस चार्ट से हम जान सकते हैं। इसमें आता है पहला भाषा आंदोलन। तो भाषा आंदोलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने चलाया था। एक अणुव्रत आंदोलन, बेहद ही महत्वपूर्ण, वेरी इम्पोर्टेंट। अणुव्रत आंदोलन 1949 में आचार्य तुलसी के द्वारा चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन, यह लोक देवता रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, यह धन्ना जी के द्वारा चलाया गया था। लासेड़िया का आंदोलन, लासेड़िया का आंदोलन संत मावजी, जिन्होंने चौपड़ लिखी है, आपको पहले पढ़ चुके हैं, चौपड़ लिखी है, संत मावजी के द्वारा लासेड़िया का आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा भगत आंदोलन, भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। तो यह राजस्थान के प्रमुख जो आंदोलन हैं वह हैं, कौन कौन से हैं। पहला है भाषा आंदोलन, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। अणुव्रत आंदोलन बेहद ही महत्वपूर्ण है, 1949 में आचार्य तुलसी के द्वारा चलाया गया था। तब 1949 में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन। शुद्धि आंदोलन लोक देवता रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। धार्मिक आंदोलन धन्ना जी, ध से ध धार्मिक आंदोलन। लासेड़िया आंदोलन संत मावजी। भगत आंदोलन गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। अगले साहित्यकार आते हैं यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा जो थे वह बीकानेर के रहने वाले थे। इन्होंने सामंती व्यवस्था के विरुद्ध मुखर रचनाएं लिखी थीं। किसके विरुद्ध, सामंती व्यवस्था के विरुद्ध मुखर रचनाएं लिखी थीं। इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण जो है वह है हूँ गौरी किण पीवरी, हूँ गौरी किण पीवरी। यह रचना, इसका मतलब होता है मैं गौरी मतलब पत्नी, किण पीवरी कौन से पति की। इस रचना में बताया गया है कि एक महिला जिसका पति कर्ज से परेशान होकर गांव छोड़कर चला जाता है और गांव की परंपराओं में उसे उसके देवर के साथ शादी करनी पड़ती है और उसके एक बच्चा हो जाता है। जब उसका पति काफ़ी धन कमा लेता है तो वह गांव में वापस आता है और अपना कर्जा चुकाता है। तो एक तरफ उसका पति, पुराना वाला पति खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ उसका नया पति यानी देवर खड़ा हुआ था। इस दुविधा में वह पूछती है गाँव वालों से कि हूँ गौरी यानी मैं गौरी, गौरी का मतलब पत्नी, किण पीवरी किस पति की, यानी मेरा पति कौन है। इसके अलावा मेहंदी के फूल बेहद ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है यादवेंद्र शर्मा की। मेहंदी के फूल में बताया जाता है कि एक नवविवाहित अपने पति के साथ पहली बार ससुराल जा रही होती है। रास्ते में उनकी बस को कुछ डाकू लूटते हैं, जहां वे डाकू एक सेठ परिवार की बालिका के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जिस पर यह नवविवाहिता अपने पति को ललकारती है और पति उन डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। तो वह गांव जो महिला थी वह उस बस में बैठे हुए सभी यात्रियों से कहती है कि इनके पति का दाह संस्कार वहीं कर दें। जब बस में बैठे सब लोग उसके पति का दाह संस्कार करते हैं तो वहीं उस चिता में वह भी सती हो जाती है। इस सब का वर्णन जो हमको मिलता है वह हमें मेहंदी के फूल में मिलता है, जो कि यादवेंद्र शर्मा, जिन्हें का उपनाम चंद्र है। यह बहुत महत्वपूर्ण जो मैं भूल गया था, यादवेंद्र शर्मा को इतिहास में चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो मेहंदी के फूल की रचना उन्होंने की थी। इसके अलावा 1000 घोड़े का सवार। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है जोग संजोग के बारे में लिखा गया है कि किसान और बरसात का संवाद है। वो कहते हैं कि जब किसान की फसल कट कर तैयार हो जाती है और खेतों में रखी रहती है तभी बारिश आ जाती है। इसी वार्तालाप पर यह जोग संजोग लिखा गया है। चांदा सेठानी, शेख सिल्ली, तासरो घर, एक और मुख्यमंत्री, यह भी एक महत्वपूर्ण यादवेंद्र शर्मा की है।
एक और मुख्यमंत्री। यह सभी रचनाएं जो किसकी हैं? यह सभी रचनाएं यादवेंद्र शर्मा की हैं। अगले साहित्यकार के रूप में आते हैं पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वीराज राठौर कौन थे? पृथ्वीराज राठौर बीकानेर शासक कल्याणमल के पुत्र थे। पृथ्वीराज राठौर और राय सिंह, ये इतिहास में पढ़ेंगे, यह दोनों थे। इनकी पत्नी किरण कंवर जो थी वो महाराणा प्रताप के बड़े भाई शक्ति सिंह, उनकी बेटी थी। किरण कंवर किसकी बेटी थी? शक्ति सिंह की। इन्हें पृथ्वीराज राठौर को एलपी टेस्सीटोरी ने डिंगल का हेरोल्ड तथा कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल में, पीथल किसके लिए यूज किया है? पृथ्वीराज राठौर के लिए किया गया है। 1570 में नागौर दरबार में उपस्थित होने के बाद अकबर द्वारा पृथ्वीराज राठौर को 1570 में जो अधीनता के लिए नागौर दरबार लगाया गया था, उसमें पृथ्वीराज राठौर के कल्याणमल यानी पिता जो थे कल्याणमल, वो भी पहुँचे थे और पृथ्वीराज राठौर उनके भाई राय सिंह को भी लेकर पहुँचे थे। इस बात से खुश होकर अकबर ने पृथ्वीराज राठौर को उस समय गागरोन की रियासत या जागीर दे दी थी। ठीक है, तो यह प्रश्न ऐसे आता है कि 1570 के दरबार में, नागौर दरबार में राय सिंह को कौन सी जागीर मिली थी अकबर के द्वारा? तो उस समय इनको गागरोन की जागीर मिली थी। ठीक है, गागरोन गैर नहीं है, यह गागरोन है, गागरोन। ठीक है, झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन में ही पृथ्वीराज राठौर ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ, कौन कौन से? वैली, किशन, रुक्मणी। वैली का मतलब होता है विवाह, किशन माने कृष्ण, रुक्मणी माने रुक्मणी की, री का मतलब की, तो कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है इनका वैली किशन रुक्मणी। यह कहाँ लिखा था? गागरोन की जागीर में बैठे बैठे ही लिखा था। किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौर ने। यह उत्तरी मारवाड़ी, इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया यह ग्रंथ है। ठीक है, इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है, यह हम जान चुके हैं। दुर्सा आड़ा ने वैली किशन रुक्मणी को क्या नाम दिया है? 5वां वेद तथा 19वां पुराण। दुर्सा आड़ा ने वैली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। कर्नल टॉड ने इसे 100 घोड़े का बल कहा है। कर्नल टॉड ने बताया कि यह इतनी चमत्कारिक पुस्तक है कि अगर इसको कोई पढ़ ले तो उसके अंदर 1000 घोड़ों का बल आ जाएगा। ऐसा किसने कहा? कर्नल टॉड ने कहा है। किसके बारे में? वैली किशन रुक्मणी के बारे में। इस रचना के लिए एलपी टेस्सीटोरी ने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का क्या कहा था? हेरोल्ड कहा था। अगली जो पृथ्वीराज की महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है गंगलहरी। गंगलहरी में गंगा जी, माँ गंगा की प्रशंसा में 80 दोहे की रचना की गई। यह भी उन्होंने गागरोन की जागीर में रहते हुए लिखा था। ठीक है, अगली जो इनकी रचना है वह है दसम भागवत रा दोहा। पृथ्वीराज राठौर की एक और रचना है दसम भागवत रा दोहा। पृथ्वीराज राठौर के द्वारा गागरोन के बाहर, जो गैरो नहीं है गागरोन है, गागरोन के बाहर लिखा गया ग्रंथ कल्ला राय मलोतरी मरसिया जो होते थे वो मरने के बाद में लिखे जाते थे। किसी राजा की प्रशंसा में जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनको मरसिया बोलते थे। तो जो मरसिया इन्होंने किसकी लिखी थी? कल्ला जी राय मलोतरी मरसिया। यह किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौर ने। लेकिन यह जो मरसिया है वह एकमात्र मरसिया है जो जीवित रहते हुए, यानी जो राजा जिस पर लिखी थी इन्होंने, कल्ला जी पर जो लिखी थी वह जीवित थे तभी लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौर के द्वारा। और पृथ्वीराज राठौर ने कहाँ पर लिखी थी? यह गागरोन से बाहर लिखी थी, अंदर नहीं लिखी थी, ध्यान रखना। अंदर तो उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, वैली किशन रुक्मणी जी, दूसरा गंगलहरी, तीसरा दसम भागवतरा दोहा। इसके अलावा गागरोन से बाहर जो लिखा था कल्ला जी राय मलोतरी मरसिया का मतलब क्या होता है? मरसिया का मतलब होता है मरने के बाद लिखा गया। गुंडलिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आता है रेवंत दान चारण। यह भी एक महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं। यह प्राकृतिक सौंदर्य, याद रखना, रेवंत दान नेचर ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य
पर अपने साहित्य को लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नेहरू ने ओडमो, ये ड का बड़ा रट्टा है, इसमें ये ध्यान रखना राजस्थान में ये ड यूज किया जाता है। उछाड़ो और बरखा बींदनी, ये भी बहुत, बरखा बींदनी में इसका मतलब है कि बरखा जो है वो नई नई बहू की तरह हो गई है जो कभी कभी आती है, ऐसा लिखा है रेवंत दान चारणन में। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी रचना याद रखनी है। नेहरू ने ओडमो, बिछाड़ो जो अलग है, जो उछाड़ो, सॉरी बिछाड़ा नहीं उछाड़ो, और बरखा बींदड़ी। अगले जो साहित्यकार हैं उनका नाम है रांगिया राघव। रांगिया राघव की रचनाएं प्रमुख हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। गरौंदा, काका, मुर्दों का टीला, बेहद महत्वपूर्ण, कई बार पूछी जा चुकी है। कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़, यह रांगिया राघव की रचनाएं हैं। इसके अलावा नारायण भाटी जो साहित्यकार हैं उनकी प्रमुख रचनाओं में बरसोरा डिंगोड़ा, डूंगर लांघिया, ये बहुत मतलब संस्कृत के शब्द हैं बरसोरा डिगोड़ा डूंगर लांघिया। इसमें यह है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो डूंगर माने पहाड़ियाँ हैं उनको लांघ लिया गया है। इसके अलावा परमवीर भी इनकी रचना है, लेकिन ओल्यू जो है एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी नारायण भाटी की, इसको हमें याद रखना है। ओल्यू किसकी रचना है? नारायण सिंह भाटी की। इसके अलावा मीरा और दुर्गादास राठौड़, यह भी नारायण सिंह भाटी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।